बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक चैप्टर। ठीक है, उसमें से दो पार्ट जो है ना वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और आज इस पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। अब वो एजेंट जो कि हमारे साथ सिम्पैथोमिमेटिक है, ठीक है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसमें से जो द फर्स्ट वन है वो हमारे साथ एम्फेटामिन है। एम्फेटामिन जो है ना ये हमारे साथ एक नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, एगोनिस्ट मतलब कि ये इसकी फंक्शन को स्टिमुलेट करती है। एंड नॉन केतकोलामिन है। नॉन केतकोलामिन का क्या मतलब है, ये नहीं, इसमें एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन एंड डोपामिन नहीं है। ठीक है, एक्ट मेनली इनडायरेक्टली विया एनहेंसिंग नॉरएपिनेफ्रिन रिलीजिंग एंड डोपामिन। ठीक है, बताया क्या है कि ये हमारे साथ क्या कर देती है, इसका मेनली जो फंक्शन होता है, जो एक्टिंग होता है वो इनडायरेक्टली होता है। यानी जो हमारे साथ एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन है, इसकी रिलीज के साथ ये क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉन केतकोलामिन, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन केतकोलामिन कहते हैं। और ये जो है ना हम ओरली दे सकते हैं। ये हमारे साथ नॉन पोलर है, यानी लिपिड सॉल्युबल है। दूसरा एक कि ये जो है ना इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद वो क्या हो जाती है, जब इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो गोज टू ऑल पार्ट इंक्लूडिंग सीएनएस। तो उसके बाद फिर ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में चले जाते हैं, यानी इसमें सीएनएस भी इंक्लूड है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ तक भी ये पहुँच जाते हैं। दिस लीड्स टू सीएनएस स्टिमुलेशन लाइक रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया, जिसमें हमारे साथ क्या मौजूद है, जब ये सीएनएस तक पहुँच जाती है तो सीएनएस की स्टिमुलेशन कर देती है, जिसकी वजह से फिर नींद ना आना, बेचैन रहना, ठीक है, बेसकून रहना, रेस्टलेसनेस रहना, ये सब इसकी काज हो सकती है। ठीक है, इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है ना वो हमारे साथ 45 से लेकर 60 मिनट तक है। ठीक है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी होती है और ये जो है ना लीवर में मेटाबोलाइज्ड होती है। अब इसकी क्लिनिकल यूज़ की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल यूज़ इसकी क्या होती है, ये आप लोगों ने नोट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा ड्रग है जो कि लोग जो है ना इसके एब्यूज्ड हो सकते हैं, यानी फिर जो है ना इसके बगैर उसको सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके एब्यूज्ड हो सकते हैं, दैट शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब। इस वजह से इसको हम इजीली प्रिस्क्राइब नहीं करते, बस सिर्फ फिजिशियन जो है ना वो अपने मेन फंक्शन के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। हाउएवर एम्फेटामिन लाइक ड्रग कैन बी प्रिस्क्राइब इज द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन हमें हो तो उस दौरान जो है ना एम्फेटामिन को क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब फॉलोइंग कंडीशन में हमारे साथ कौन कौन से है, एक है ADHD। ADHD का क्या मतलब है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन जो है ना उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी फोकस किसी चीज़ पे सही से नहीं होती, तो उस दौरान जो है ना हम क्या करते हैं, जो एम्फेटामिन है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिथाइल पेंटिडेट, इसके जो हमारे साथ जेनेरिक नेम है वो मिथाइल पेंटिडेट के नाम से आता है, डिग्जाम पेंटामिन के नाम से आते हैं। ठीक है, तो ये दो ड्रग जो है ना वो इस दौरान हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी कौन सी डिसऑर्डर होती है, जिसमें क्या होती है, नार्कोलेप्सी यानी जो बंदा होता है ना वो हमेशा सोता रहता है, वो रात को भी सोता है, दिन को भी सोता है, जब भी उसे टाइम मिलता है तो वो सोता ही रहता है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि नार्कोलेप्सी हो गई है। तो इस दौरान भी हम एम्फेटामिन के ये दो जेनरेशन वाले ड्रग्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके जो जेनेरिक नेम्स है वो है डिग्जापेटामिन, ठीक है, एंड मोडाफिनेल। तो ये दोनों ड्रग जो है ना वो हम ड्यूरिंग नार्कोलेप्सी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नार्कोलेप्सी इज इरेस्टिबल अटैक होती है। स्लीप जो है ना वो हर दिन में भी, रात में भी उसकी स्लीप जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, हर टाइम वो सोता रहता है, उसे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मैं इतना सोता हूँ तो मेरी नींद जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, बल्कि वो हर टाइम सोता रहता है। टू सप्रेस एपेटाइट, ज़्यादातर जो एब्यूज लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो ओबेसिटी है वो जो है ना कम हो जाए, क्योंकि ये हमारे साथ जो एपेटाइट है उसको सप्रेस रखती है। ठीक है, यानी भूख न लगना, फिर भूख नहीं लगती। इन वेरी ओबीस पर्सन एम्फेटामिन like drug can act centrally on the hunger center in the hypothalamus to suppress appetite। यहाँ पे लिखा गया है कि क्या करती है कि जितने भी एम्फेटामिन लाइक ड्रग्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे साथ ये जो यहाँ पे जो इसकी जेनेरिक फार्मूले दिए गए हैं, तो ये सारे जो है ना ये सारे हम क्या करते हैं, इसकी जो मेन फंक्शन होता है वो हंगर सेंटर पे होता है। हंगर सेंटर कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में होता है। तो हाइपोथैलेमस में ये जो है ना जो एपेटाइट होती है, भूख लगना होती है, तो उसको सप्रेस करती है। जब उसको सप्रेस करती है तो बंदा जो है ना वो उसे
भूख नहीं लगती, तो इस वजह से उसकी जो मोटापा है वो ख़त्म हो सकती है। एम्फेटामिन की साइड इफ़ेक्ट्स को अगर हम देख लें तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि ये टॉलरेंस काज करती है, ठीक है। टॉलरेंस मतलब कि टाइम के साथ साथ इसकी डोज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, फिर बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक डोज को जब हम पेशेंट को दे दें तो दूसरे टाइम जब वो डोज हम दे देंगे तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, तो इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। डिपेंडेंस का क्या मतलब है, यानी डिपेंडेंस ऐसा होता है कि फिजियोलॉजिकल जो है ना बंदा इस पर डिपेंड हो जाता है, यानी फिर वो इसके बगैर जब ये नहीं खाया होता है, ये मेडिसिन यूज़ नहीं किया होता है, तो वो इतना डिपेंडेंट बन जाता है इस पर कि वो किसी भी काम का नहीं रहता, ठीक है। तो काम करने के लिए, एनर्जी के लिए जो है ना वो ये यूज़ करती है। फिर एडिक्शन इस तरह से होता है कि वो साइकोलॉजिकली इस पर डिपेंड हो जाता है, यानी मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों इस पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। अगर वो कहेगा कि मैंने अगर ये इस ड्रग को यूज़ नहीं किया है तो मैं बेचैन बेसकून रहूँगा, ठीक है, तो उस दौरान इसको क्या करते हैं, इसको हम एडिक्शन कहते हैं। पिरानिया जो है ना वो किस चीज़ को कहते हैं। पिरानिया जो है ना ये हमारे साथ थॉट प्रोसेस हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंजाइटी और फियर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी एक साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकती है कि जो थॉट प्रोसेस है ना उसको क्या करती है, उसको इन्फ्लुएंस्ड करती है, तो इस वजह से बंदा जो है ना वो डरा हुआ रहता है एंड परेशान होता है, ठीक है। एंड साइकोसिस इसमें होती है। साइकोसिस का क्या मतलब है, लॉस ऑफ कंटैक्ट विद रियलिटी, जो रियलिटी होती है ना उसके साथ इसकी कंटेक्ट जो है ना वो कट जाता है। किस तरह से, मतलब वो फिर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हवाई दुनिया में रहता है। अब दूसरा जो ड्रग है इसका वो हमारे साथ है जो सिम्पैथोमिमेटिक है, तो उसमें दूसरा ड्रग जो है ना वो एफेड्रीन है। एफेड्रीन जो है ना ये भी नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली जो फंक्शन होता है, जो एक्ट होता है वो किस पे होता है, वो रिसेप्टर अल्फा पे होता है, बीटा 1 पे होता है, बीटा 2 पे होता है, ठीक है। इसको हम ओरली देते हैं। इसको हम ये जो है ना इनडायरेक्टली बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन के साथ ये भी क्या कर देती है, इसकी एक्टिंग जो है ना वो बढ़ जाती है। इसके फार्माकोकाइनेटिक को अगर हम देख ले तो इसके फार्माकोकाइनेटिक बिल्कुल एफिटामिन की तरह, एम्फेटामिन की तरह है, ठीक है, जिस तरह से उसकी फार्माकोकाइनेटिक थी। और ये जो है ना ये टॉलरेंस काज नहीं करती, इट कॉज टॉलरेंस, इसकी वजह से टॉलरेंस काज हो सकती है, ठीक है। यानी इसकी ड्रग जो है ना वो टाइम के साथ साथ बढ़ाया जाएगा, बट नो एडिक्शन, इसके साथ कोई एडिक्शन नहीं है, ठीक है। बंदा जो है ना वो एडिक्टेड नहीं बन सकता। लाइक एम्फेटामिन, इट इज़ CNS एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ये भी हमारे साथ एम्फेटामिन की तरह, बिल्कुल एम्फेटामिन की तरह CNS मतलब CNS तक भी पहुंच सकता है एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी है। ये हमारे साथ एपिटाइट को सप्रेस नहीं करता, तो इस वजह से बंदा जो है ना उसकी वीकनेस वगैरह नहीं काज होगी, ठीक है। वो वही खुराक खाएगा जो जिस तरह वो डेली लाइफ में खाता है, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या हो सकती है, तो प्रेशर एजेंट है। प्रेशर एजेंट का क्या मतलब है, यानी जब किसी को BP हाई पोटेंशन हो गई हो, उसकी BP जो है ना वो कम हो गई हो, तो उस दौरान हम इसको क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उसकी हाइपोटेंशन को ट्रीट करे, ठीक है। तो हाइपोटेंशन के अगेन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये BP को बढ़ा देती है। डीकंजेस्टेंट का क्या मतलब है, जिस तरह से हमने बताया कि जो अल्फा 1 होती है उसकी वजह से हमारे साथ जो डीकंजेशन है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है। तो जो नोज़ में जो स्टिफनेस वगैरह होती है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड टू ट्रीट ब्रोंकियल आस्थमा। ब्रोंकियल आस्थमा में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ लेस पोटेंट, क्योंकि ये लेस पोटेंट है, इसकी इतनी पोटेंसी नहीं होती, और दूसरा एक इसकी एक्शन जो है ना वो भी स्लो होती है। अच्छा, अब हमारे साथ जो 3rd नंबर ड्रग है सिम्पैथोमिमेटिक में, तो वो कौन सा है कि सीडोएफेड्रिन। सीडोएफेड्रिन जो है ना ये भी बिल्कुल हमारे साथ एफेड्रिन की तरह, या जो हमने पहला ड्रग डिस्कस किया जो कि एम्फेटामिन है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह की इसकी भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल, ये हमारे साथ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो ओवर द काउंटर ड्रग है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ये हमारे साथ ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंट्रोल। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ डीकंजेस्टेंट, इसको हम डीकंजेस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी नो स्टिफनेस वगैरह के लिए। अब 4th नंबर जो ड्रग है वो फिनाइल्फ्रोफ्रानोलामीन जो है ना वो भी हमारे साथ कौन सा ड्रग है, ये भी हमारे साथ जो सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक है, सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, ठीक है। उसका 4th नंबर जो ड्रग है तो वो हमारे साथ फिनाइल्फ्रोफ्रानोलामीन है, ठीक है। और ये जो है ना ये क्या कर देती है, अगेंस्ट इट इज़ सिमिलर टू एफेड्रिन, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ एफेड्रिन की तरह सिमिलर होती है एंड वाज यूज्ड टू डीकंजेस्टेंट, इसको भी हम डिकंजेस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बट इट वाज स्टॉप्ड बिकॉज इट मे काज सेरेब्रल हेमरेज। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टॉप करते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ सेरेब्रल हेमरेज को काज कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है ना वो ड्रग है जो कि हमारे साथ क्या करते हैं, हैज़ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। ये हमारे साथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एगोनिस्टिक है। इसकी एक्टिविटी जो है ना वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को स्टिमुलेटेंट रखता है, ठीक है, स्टिमुलेटेंट है एंड हैज़ यूज्ड एज अ डीकंजेस्टेंट। और इसको भी हम डीकंजेस्टेंट यानी नोज के लिए, नोज स्टेपनेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ है एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट सेलेक्टिव ड्रग्स। तो उसमें हमारे साथ जो ड्रग मौजूद है वो है फिनाइल एफ्रीन है, ठीक है। फिनाइल एफ्रीन जो है ना ये हमारे साथ अल्फा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है। और जो क्लोनिडीन है तो वो हमारे साथ अल्फा 2 एगोनिस्ट है। इसी तरह से ब्यूटामिन जो है ना वो बीटा 1 एगोनिस्ट है एंड सल्बुटामोल जो है ना वो बीटा 2 है एंड जो रिटोड्रीन है वो हमारे साथ बीटा 2 एगोनिस्ट है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब याद रखना है। अच्छा, एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जो एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है तो उसमें फर्स्ट नंबर जो ड्रग है वो हमारे साथ फिनाइल एफ्रीन है। फिनाइल एफ्रीन जो है ना ये अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, ठीक है। यानी ये सिर्फ अल्फा 1 पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। अल्फा 1 स्टिमुलेटेड है, ठीक है, अल्फा 1 को स्टिमुलेट रखती है। इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग, इसकी एक्टिंग जो है ना वो डायरेक्टली है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ना वो हमारे साथ नट कितकोलामीन की तरह नहीं है। कितकोलामीन वो ड्रग्स होते हैं जिसमें हमारे साथ क्या होती है, जिसमें हमारे साथ जो डोपामीन, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन होती है एंड दस नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय COMT। जो COMT हमारे साथ जो हार्मोन्स थे ना, सॉरी जो एंजाइम्स थे, जो कैटकोल मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स थे, तो उसमें ये मेटाबोलाइज्ड, उसके ज़रिए से ये मेटाबोलाइज्ड होती है, ठीक है। यानी कैटकोल वो मिथाइल ट्रांसफेरेज के ज़रिए से ये मेटाबोलाइज्ड होती है। इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो इस एंजाइम के ज़रिए से होती है। इट हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसकी जो एक्शन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है देन कितकोलामीन, ठीक है। कितकोलामीन के बजाय इसकी जो एक्शन होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। इसके क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके क्लिनिकल यूजेस हमारे साथ जो है ना वो एज माइड्रेटिक का क्या मतलब है, एज अ माइड्रेटिक एजेंट यूज़ होते हैं। माइड्रेटिक का क्या मतलब है, यानी जो पीपल है वो डायलेट इसकी वजह से होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए से फिर हम क्या कर सकते हैं, पंडस के ज़रिए से आइस की एग्जामिनेशन भी इजीली कर सकते हैं। इट एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर पे ये काम करती है, जो कि हमने पहले लाइन में भी बताया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये आप लोग देख सकते हैं कि सेलेक्टिवली अल्फा 1 है, ठीक है। एंड दूसरा है कि रिसेप्टिव इन द रेडियल डायलेटर, ये जो है ना पीपल की डायलेशन कर देती है, वहाँ पे जो मसल्स होती है उसकी डायलेशन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे से जो पीपल है वो डायलेट हो जाती है। डीकंजेस्टेंट, वही बात है कि डीकंजेस्टेंट यानी नज़ल में जो ब्लड वेसल्स है उसकी क्या कर देती है, उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो नो स्टेपनेस वगैरह है वो सही से हो जाती है, ठीक है। एज अ वेजो प्रेशर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को हाइपोटेंशन हो गए हो तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो कास हो सकती है। तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ जो बीपी है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी, यानी नॉर्मल तक चली जाएगी। अब क्लोनिडीन की बात करते हैं तो क्लोनिडीन जो है ना वो हमारे साथ सेलेक्टिवली अल्फा 2, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि कौन सा ड्रग जो है ना वो किस अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इसमें कौन कौन से रिसेप्टर के सेलेक्टिव एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट पे हमारे साथ आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे स्लाइड्स में आ रहे हैं। तो ये जो क्लोनिडीन है ये हमारे साथ अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, सेलेक्टिवली अल्फा 2 है, सिर्फ अल्फा 2 को ही स्टिमुलेट रखते हैं, अल्फा 1 पे इसका कोई फंक्शन नहीं होता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ क्या होती है, सेंट्रली एज ए सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स होता है, ठीक है, ये सिंपैथोलाइटिक ड्रग है। दूसरा ये कि ये हमारे साथ क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल है, यानी ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। सो इट फ्रीली पासिस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये हमारे साथ जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स होता है उसके ज़रिए उससे इजीली पास हो जाती है, ठीक है, और ये CNS तक पहुंच सकती है। जब CNS तक ये पहुंच जाएगी तो तब क्या होगा, वहाँ पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। जब वो स्टिमुलेट हो जाएगी तो मोडोला जो है ना उसके रिसेप्टर
इन मेडोला में जितनी भी अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाती है एंड फोन काजिंग डिक्रीज सिंपैथिक टोन्स एंड फाइनली डिक्रीज बीपी, ठीक है। और ये जो है ना ये क्या करेगी, इसके ज़रिए से जो सिंपैथिक टोन होते हैं जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोमेंट होता है, जो कि फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है, तो वो जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी और बीपी जो है ना वो दोबारा से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी जब हाइपरटेंशन हो गई हो तो उसको भी ये ट्रीट कर सकती है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल यूज़ जो है ना उसमें हमारे साथ हाइपरटेंशन के लिए इसको हम मॉडरेट या माइल्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो मॉर्फिन विड्रॉल होती है तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग लेबर जो है ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रीमेच्योर डिलीवरी वगैरह ना हो जाए, ठीक है। द डोज जो है ना इसकी डोज जो है ना वो 1.25 माइक्रोग्राम पर डे है, ठीक है। 1.25 माइक्रोग्राम पर डे हम इसको देंगे, ठीक है। और इसको हम IM के ज़रिए से दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। इट कैन बी यूज इन पेशेंट विद रेनल फेलियर, जितने भी रेनल फेलियर पेशेंट्स होते हैं ना उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस पे इसकी कोई भी किडनी पे कोई फंक्शन वगैरह नहीं होती जिसकी ज़रिए से ये किडनी टॉक्सिसिटी वगैरह काज करे, ठीक है। तो किडनी के पेशेंट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट डोज नॉट इफेक्ट रेनल ब्लड फ्लो आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये जो है ना ये ना तो किडनी ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है, ना ही इसका इफेक्ट जो है ना वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे होती है और ना ही ये कार्डियक आउटपुट पे कोई इफेक्ट काज करती है। तो इस वजह से ये हमारे साथ जितने भी रेनल पेशेंट है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो हमारे साथ डिप्रेशन होती है, डिजीनेस होती है, इंसोम्निया, नींद आना, नाइटमेयर्स, ठीक है, एंड एम्पोटेंस का क्या मतलब है, यानी जो क्या होती है जो कि जिसको हमने डिस्कस किया कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वजह से जो एजुकेशन है उसमें उसकी मतलब वो जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह काज हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी काज कर सकती है। एलोपेशिया, बाल जो है ना वो मतलब बाल कम होना, ठीक है, या बाल जो है ना वो क्या हो जाते हैं, लॉस ऑफ हेयर हो जाते हैं, ठीक है। एंड आर्टिकेरिया का मतलब है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिलेटिव ये क्या होती है, एक डिसीज़ होती है, ठीक है। वेट गेन हो सकती है इसकी वजह से, फ्लूइड रिटेंशन होती है जिसकी वजह से भी वेट गेन हो सकती है, ठीक है। एंड सडन विड्रॉल लीड्स टू रीबाउंड हाइपरटेंशन, अगर सडनली इसको विड्रा करें तो ये जो है ना ये हमारे साथ हाइपरटेंशन को रीबाउंड कर सकती है, यानी सीवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन जो है ना वो हो सकती है। अब हमारे साथ जो थर्ड वन है तो वो है एफ्राक्लोनिडीन जो है ना वो हमारे साथ कौन सा ड्रग होता है, क्लोनिडीन। इट इज़ लाइक क्लोनिडीन, इट इज़ सेलेक्टिव। ये हमारे साथ अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, ये भी सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। जो ग्लूकोमा होती है ना, ग्लूकोमा यानी जो आईज में हमारे साथ जो एक्वियस स्विमर फॉर्मेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको ये ट्रीट कर देती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजुवेंट थेरेपी फॉर ग्लूकोमा के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से डुपोटामीन की अगर हम बात करें, जो डुपोटामीन है वो हमारे साथ डायरेक्टली बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है ना वो 10 to 15 मिनट है, ठीक है। ये जो है ना लीवर में मेटाबोलाइज्ड होती है। दूसरा ये कि देयर इज टॉलरेंस, इसकी टॉलरेंस होती है, यानी टाइम के साथ साथ इसको डोज को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। टू इट्स एक्शन गिवन ओनली पेरेंटली, इसको हम पेरेंटली देंगे, ओरली नहीं दे सकते क्योंकि बीटा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है। इट काज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट इसकी वजह से इंक्रीज हो सकती है विद मिनिमल इफेक्ट ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है ना वो भी हमारे साथ इंक्रीज हो सकती है। तो इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इट हैज़ लिस्ट एरिथमियोजेनिक, ये जो है ना ये लिस्ट एरिथमियोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है मतलब एज कम्पेयर टू डोपामिन जो है ना ये लिस्ट एरिथमियोजेनिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि इसकी यूजेज जो है ना वो हमारे साथ आइनोट्रॉफिक है, आइनोट्रॉफिक एजेंट्स है, ठीक है। इसको हम आइनोट्रॉफिक एजेंट जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि आइनोट्रॉफ क्रोनोट्रॉफ वही बात है कि ये आइनोट्रॉफिक एजेंट है, ठीक है। जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स होते हैं तो उस दौरान इस आइनोट्रॉफिक एजेंट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सेप्टिक, जितने भी सेप्टिक ब्लड्स हो गए, ब्लड में जो जरासीम वगैरह हो जाती है, ठीक है, या उसकी वजह से जो शॉक वगैरह, जब जरासीम जो है ना वो ब्लड में पिल जाते हैं तो इसकी वजह से शॉक अगर आ जाए, मतलब जैसे कि सांप ने काटा है, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो ब्लड में पिल जाती है तो उसकी वजह से शॉक आना या कार्डियोजेनिक शॉक, तो उसके दौरान जो है ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं।
अब जो फिफ्थ वन ड्रग है वो है सल्बुटामोल। सल्बुटामोल जो है ना ये भी बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दूसरा है कि इसको हम आईवी में भी दे सकते हैं, इनहेलेशन फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी एज अ स्प्रे फॉर्म में भी मिल सकती है, ठीक है। एंड ओरली भी इसको हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन इसकी क्या है, ये टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, सिरप फॉर्म में भी मिलती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलती है, एंड इसकी इनहेलेशन सोल्यूशन भी मिलती है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल यूज़ जो है ना वो हमारे साथ ब्रोंकियल आस्मा, जितने भी ब्रोंकियल आस्मा के पेशेंट्स होते हैं तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ बीटा 2 स्टिमुलेटेंट है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल से उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है, यानी ब्रोंकियो डायलेशन हो जाती है, जो कि आस्मा होती है वो ट्रीट हो सकती है, ठीक है। सल्मेट्रोल की अगर बात करें तो सल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल जो है ना ये भी हमारे साथ जो ये बीटा सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्गर होती है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू जो सल्बुटामोल है उसकी फंक्शन को अगर हम देख ले तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो इस कम्पेयर टू सल्बुटामोल ज़्यादा होती है। इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस में हमारे साथ क्या होती है, जो ब्रोंकियल आस्मा है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इनहेलर फॉर्म। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे रोटोड्रिन, जो कि हमारे साथ क्या है, जो एगोनिस्ट होते हैं, जो कि एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट में से एक ड्रग है, ठीक है। जो भी ये भी सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, यानी बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, यानी ये सिर्फ बीटा 2 को स्टिमुलेट रखती है, ठीक है। तो इसकी जो यूज होती है तो वो फ्री मेच्योर जो लेबर होती है उसको फ्री मेच्योर लेबर को क्या कर देती है, उसको डिले कर देती है। यानी इसकी फंक्शन इस तरह से होती है कि जो यूट्राइन में जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना उसको क्या कर देती है, उसको उसकी रिलैक्सेशन कर देती है। जब उसको रिलैक्स कर देती है उसकी वजह से हमारे साथ जो लेबर होती है वो डिले हो जाती है। जब वो डिले हो जाती है तो जितनी भी प्रीमेच्योर बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसको क्या कर देती है, उसको डिले कर देती है, ठीक है। तो जब भी प्रीमेच्योर डिलीवरी वगैरह हो रही हो तो उस दौरान इसको क्या कर देती है, उसको एडमिनिस्टर करती है ताकि जो प्रीमेच्योर लेबर है उसको डिले कर दें। क्लिनिकल यूजेस की क्या है, तो जितनी भी हमने एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट पढ़े ना तो उसकी अब सारों की जो क्लिनिकल यूजेस है तो उसमें हमारे साथ क्या इन शॉक आती है। शॉक में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से शॉक में, यानी जो हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, जब हमारे साथ बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाए तो उस दौरान यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या सेप्टिक शॉक, अगर सांप ने काटा या किसी और जहरीला जो जरासीम वगैरह बॉडी में चला गया, ब्लड में चला गया, तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक, जब कोई एलर्जी वगैरह हो जाए तो उसकी शॉक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सिम्टम्स मौजूद रहते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो कंजेशन ऑफ लंग्स अगर हो जाए, हार्ट हो जाए, किडनी हो जाए ड्यू टू वेजोडाइलेशन, तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथ वेजो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ब्रान को कंस्ट्रक्शन अगर हो गई हो तो इस दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हाइपोटेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो बीपी है वो दोबारा से ठीक हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन नहीं, लेकिन जो बीपी है वो नॉर्मल हो सकती है। वी यूज़ एफिनेफ्रिन विथ स्टेरॉइड। एफिनेफ्रिन को हम स्टेरॉइड एंड एंटाहिस्टामिन के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ काज कर देती है ब्रोंकोडाइलेशन, इंक्रीज बीपी भी ठीक हो जाती है, एंड डिकंजेशन भी हो जाती है, यानी जो नर्व स्टिफनेस वगैरह है वो भी ठीक हो जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक की अगर हम बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक यानी जब हार्ट फेलियर की वजह से या हार्ट डिजीज़ की वजह से, एनी प्रॉब्लम इन द हार्ट की वजह से अगर कोई शॉक आ जाए तो उस दौरान हम डोपामीन एंड जो डोपामिन है उसको इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। स्टूडेंट्स, हमने जो एगोनिस्ट ड्रग थे, जो जितने भी सेलेक्टिव एगोनिस्ट ड्रग थे एड्रेनोसेप्टर के, तो उसको हमने पढ़ा। अब हम जितनी भी सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ड्रग है तो उसको पढ़ेंगे। तो ये जो है ना ये हमारे साथ लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि ड्रग विच एंटागोनाइज का क्या मतलब है, यानी जितनी भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है उसको क्या कर देती है, उसको ब्लॉक करना है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनाइज यानी ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है। द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन की जो एक्शन होती है उसको क्या कर देती है, उसको एंटागोनाइज कर देती है यानी ब्लॉक कर देती है एट द रिसेप्टर लेवल के जरिए से। दे ऑक्यूपाई एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये जो है ना ये हमारे साथ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यानी अल्फा बीटा रिसेप्टर, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 2 3 ये सारे रिसेप्टर को यूज़ कर देती है, उस पर ऑक्यूपाई कर देती है, बट डू नॉट प्रोड्यूस सिग्नल ट्रांसडक्शन। लेकिन ये कोई सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं करती। कैन बी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिवली एफिनिटी फॉर अल्फा बीटा एंड रिसेप्ट अल्फा बीटा रिसेप्टर्स।
अब हमारे साथ जितनी भी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है यानी जो एंटागोनिस्ट है उसमें हमारे साथ कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, पिनॉक्सी बिंजामीन आते हैं, पेंटोलिमीन्स आते हैं एंड प्राजुलिन्स आते हैं, इसी तरह से टेराजुसिन्स आते हैं एंड डोक्साजुसिन्स आते हैं। ठीक है, तो ये वो ड्रग है जो कि हमारे साथ सेलेक्टिवली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। ठीक है, ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, फिर उसके बाद बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पढ़ेंगे। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के ये ड्रग्स जो है ना आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें जो फर्स्ट वन ड्रग है पिनॉक्सी बिंजामीन एंड पेंटोलिमीन, तो वो दोनों ड्रग जो है ना ये हमारे साथ जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो फिनॉक्सी बिंजामीन है एंड पेंटोलिमीन है, तो ये जो है ना ये हमारे साथ सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव का क्या मतलब है, यानी ये जो है ना ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों को क्या कर देती है, ये दोनों अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, यानी ये दोनों को ब्लॉक कर देती है, अल्फा 1 को भी और अल्फा 2 को भी। ठीक है, तो इसकी जो एक्शन होती है वो क्या होती है, जब अल्फा 1 ब्लॉकर को हम यूज़ करें तो वो जो है ना वेजो डायलेशन को ट्रीट कर देती है, उस पर एक्शन होता है इसका, और दूसरा ये कि जो पोस्टीरियर हाइपोटेंशन है उस पर एक्शन होता है। ठीक है, अल्फा 2 ब्लॉकर जो है ना वो क्या फंक्शन कर देती है या उसका एक्शन कहाँ पे होता है, तो ये जो है ना ये हमारे साथ जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसको क्या कर दी, उसकी एक्शन को कम कर देती है। ठीक है, कहाँ पे, जो वेरियोकॉसिटी होती है, वेरियोकॉसिटी यानी जो न्यूरॉन में जो टर्मिनल पॉट होती है, एक्सॉन की टर्मिनल पॉट, जिसकी डायलेशन हो जाए तो उसको हम वेरियोकॉसिटी कहती है, जहाँ से हमारे साथ जो एपिनेफ्रिन है उसकी रिलीज जो है ना वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस कर देती है ये अल्फा ब्लॉकर, जो अल्फा 2 ब्लॉकर होते हैं। ठीक है, इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, अगर हमारे साथ जो वेरियोकॉसिटी है उससे इंक्रीज हो गई नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज, तो उस दौरान जो है ना हमारे साथ टेकिकार्डिया काज हो सकती है एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो सकती है। पिनॉक्सी बिंजामीन एंड पेंटोलिमीन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये हमारे साथ कोवैलेंटली, यानी कोवैलेंटली का क्या मतलब है, यानी ये परमानेंटली जो है ना किसके साथ बाइंडिंग कर देती है, परमानेंटली बाइंडिंग कर देती है एंड टू अल्फा रिसेप्टर के साथ। ब्लॉक एन एक्शन, ठीक है, एक्शन इज रिवर्सिबल इन केस ऑफ पेंटोलिमीन, और इसकी जो एक्शन है ये रिवर्सिबल है इन केस ऑफ पेंटोलिमीन। ठीक है, पेंटोलिमीन में इसका जो सारा जो एक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यानी उसमें इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, जबकि इसमें जो है ना क्या होती है, इसमें जो मतलब कुछ टाइम के लिए होती है फिर दोबारा से ठीक हो सकता है। ठीक है, फिर दोबारा से इसकी बाइंडिंग कट हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक जो है ना इसको हम ओरली दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं एंड सबकोटिनियसली दे सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो हमारे साथ 12 आवर है, पिनॉक्सी बिंजामीन की जो है ना 12 आवर है, जबकि जो पेंटोलिमीन है उसकी 3 आवर प्लाज्मा हाफ लाइफ है। ठीक है, इसकी क्लिनिकल यूजेज जो है ना, और उसकी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे साथ इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। ठीक है, ये जो बाइंड बनाती है वो परमानेंट होती है। क्लिनिकल यूजेज के क्या है, क्लिनिकल यूजेज जो है ना जो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पिक्रोमोसाइटोमा के दौरान यूज़ कर सकते हैं। इसकी एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो हमारे साथ पोस्टीरियर हाइपोटेंशन होती है, यानी जब हम बैठते रहते हैं, ठीक है, और उस दौरान जब हम अचानक खड़े हो जाते हैं तो उस दौरान जो है ना क्या होती है, या हम लेटे हुए हैं और बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं तो उस दौरान हाइपोटेंशन काज हो जाती है। ठीक है, यानी पोजीशन के जरिए से जो हाइपोटेंशन काज होती है तो उसको हम पोस्टीरियर हाइपोटेंशन कहते हैं। टेकिकार्डिया या हार्ट रेट जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन जिसको हमने डिस्कस किया कि जो एजुकुलेशन वगैरह है उस पर इसकी फंक्शन होती है, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काज कर सकती है। अब हमारे साथ जो दूसरा ड्रग है वो है प्राजुसिन, टेराजुसिन एंड डोक्साजुसिन। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारे साथ सेलेक्टिव अल्फा 1 एक एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। इसकी एक्शन जो है ना वो क्या होती है, ये हमारे साथ वेजोडाइलेशन काज कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बीपी है वो दोबारा से ठीक हो सकती है। ठीक है, यानी बीपी रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, तो जितनी भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे साथ जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स बीटा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन बीपी, जब बीपी को डिक्रीज करे तो ये हमारे साथ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देती है बीटा 2 को, बीटा 1 रिसेप्टर को, तो इस वजह से इसकी जो हार्ट रेट है जो तो वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, डिक्रीज ब्लैडर स्पेक्टर, ब्रेस्ट स्पेक्टर टोन जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड इनहिबिशन ऑफ हाइपरट्रोपी जो है ना वो इनहिबाइट हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, ऑन मसल
मसल एंड स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, नेक एंड प्रोस्टेट कैप्सूल। जितने भी प्रोस्टेट कैप्सूल्स हो गया, ब्लैडर हो गया या नेक मसल्स हो गए, तो उसमें क्या कर देती है, हाइपरट्रोफी को काज कर देती है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे साथ जो एंडोजीनियस सेक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देती है, एंड एक्सोजीनियस एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, एक्सोजीनियस को स्टिमुलेट कर देती है ऑन द अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस यानी पीवीआर को क्या कर देती है, उसको डिक्रीज कर देती है। रिलैक्स आर्टरियल, जो आर्टरियल है वो उसको रिलैक्स कर देती है, वेनस स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ये हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट है उस पर मिनिमल चेंजेस लाती है, ठीक है। रेनल फ्लो पे, इसकी जो रेनल ब्लड फ्लो है उस पर भी इसकी थोड़ी चेंजेस, उस पर भी थोड़े काजेस इसकी वजह से होती है। एंड दूसरा ये कि जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उस पर भी इसकी इफेक्ट होती है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, इसकी हर जो इसमें जो प्रेजुसिन है एंड टेराजुसिन है, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ओरली हम कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको ओरली एडमिनिस्टर करना है। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है ना वो 3 to 4 आवर्स होती है, मेटाबोलाइज्ड एंड लीवर होती है, ठीक है, और इसमें पॉस्ट मेटाबॉलिज्म भी होती है, तो इस वजह से इसको थोड़ा हम ज़्यादा देंगे, ठीक है। डोक्साजुसिन जो है ना उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 22 आवर्स होती है। इसकी क्लिनिकल यूज की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ सीवियर हाइपरटेंशन काज कर देती है। बिनाइन प्रोस्टेट सीवियर हाइपरटेंशन को इसकी जरिए से हम ट्रीट कर सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट कैंसर वगैरह या हाइपरट्रोफी जब मेल में हो जाती है तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो हमारे साथ ऑर्थोस्टेटिक होती है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन यानी जो पोजीशन की वजह से होती है, डिजीनेस हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो इंसोम्निया, नींद ना आना एंड जो फ्रेपिज्म यानी लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल इरेक्शन ऑफ द पेनिस होती है, ठीक है, इसकी वजह से। ये वही बातें हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि किस तरह से ये हमारे साथ बिनाइन प्रोस्टेट को ट्रीट कर सकती है। टेम्सुलिसिन जो है ना ये अब अल्फा 1A एंड अल्फा 1D, अल्फा 1 में हमारे साथ ABCD इसकी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा 1A एंड अल्फा 1D होती है तो ये उस पर फंक्शन कर देती है, यानी उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। नो चेंज इन ब्लड प्रेशर में भी इसका कोई चेंजेस नहीं होता, हार्ट रेट में भी इसका कोई चेंजेस नहीं होता एट द थेरापेटिक डोजेस, ठीक है। अगर हम इसको थेरापेटिक डोजेस के लिए यूज़ करें ना, इसका जो मतलब जो थेरापेटिक डोज होता है इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ना ही कम यूज़ करना है, तो उस दौरान जो है ना ना तो ये BP पे कोई इफेक्ट कर देती है ना तो हार्ट रेट पे, ठीक है। इसकी वजह से पोस्टीरियर हाइपोटेंशन जो है ना वो क्या हो सकती है, ना तो पोस्टीरियर हाइपोटेंशन इसकी वजह से काज हो सकती है, ठीक है। प्रेपर ड्रग फॉर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी अगर हो जाए तो उस दौरान इसको हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, यानी वो उसको ट्रीट कर सकती है। ओनली 1 डोजेज, इसको हम डेली 1 डोज यूज़ करेंगे, ठीक है, ना तो 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं ना 3 टाइम अ डे, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो हमारे साथ क्या हो सकती है, जो एजुकुलेशन है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, और दूसरा एक डिजीनेस काज हो सकती है। बी कॉशन, इसकी कॉजेज अब क्या हो सकती है, तो सिनकोप हो सकती है। सिनकोप का मतलब है कि टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, या कॉन्शियसनेस, टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक थोड़ी कम हो जाती है इसकी वजह से, तो इस वजह जो है ना सिनकोप हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको अगर यूज़ किया करना है तो इसको ओवरडोज नहीं करना है, एहतियात के साथ यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट डोज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर में प्रोड्यूस एन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वही बात है, ठीक है। रिस्पॉन्स इन रिजल्ट टू पेंटिंग एंड और साइकोप, इसकी वजह से पेंटिंग एंड साइकोप हो सकती है, यानी बंदा जो है ना वो गिर सकता है, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, क्योंकि हाइपोटेंशन जो है ना वो हो सकती है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी ऑर्थोस्टेटिक वो हाइपोटेंशन जब पोजीशन की वजह से होती है, या तो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, जब वो खड़ा हो जाता है तो उस दौरान जो है ना उसको हाइपोटेंशन हो जाती है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, हमने जो अल्फा ब्लॉकर्स थे उसकी बात की, ठीक है। अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है ना उसमें कौन कौन से ड्रग मौजूद थे, तो इसकी जो सेलेक्टिव ड्रग है वो अलग है, और जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग है तो वो हमारे साथ है प्रोप्रेनोलोल, इसी तरह से टाइमोलोल एंड निडोलोल, ठीक है। ये जो है ना ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, जबकि सेलेक्टिव ड्रग में जो जिसको हम कार्डियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है, जो बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स होते हैं जिसको हम कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग भी कहते हैं, तो उसमें हमारे साथ इसिबुटामोल है, इसिबिटालोल है, ठीक है, एटिनोलोल है एंड मिटोप्रोलोल है, ठीक है, एंड स्मोलोल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे, पहले हम नॉन सेलेक्टिव के डिस्कस करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्शन जो है ना इसका सीवीएस पे होता है। ये हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट है उसको डिक्रीज कर देती है। इसका एक नेगेटिव आइनोट्रोपिक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज क्रोनोट्रोपिक आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, डिक्रीज एसए नोड की एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी एवी नोड की, तो इस वजह से इसको हम आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक कहते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन विया इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो वेजो कंस्ट्रक्शन है पेरिफेरल वो भी हो जाती है। ब्रांक्यू कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से होती है। ठीक है, ये जो है ना ब्रांक्यू कंस्ट्रक्शन पे इसका एक्शन होता है। रिड्यूस रिनिन रिलीज, जो रिनिन रिलीज है इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज ग्लाइको जिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन एंड जो ग्लूकागॉन है उसकी सिक्रीशन कर देती है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये हमारे साथ जो सिंपैथेटिक ड्राइव होती है, जो कि पाइट एम्प्लॉयड मोशन होता है, मूड होता है, तो उसको क्या कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। रिड्यूसिंग पेस मेकर एक्टिविटी एंड इंक्रीज एवी नोड कंडक्शन, ये एवी नोड कंडक्शन एंड जो पेस मेकर एक्टिविटी है उसको क्या कर देती है, उसको पेस मेकर कंडक्शन को क्या कर देती है, पेस मेकर एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जबकि एवी नोड को क्या कर देती है, उसकी कंडक्शन को ज़्यादा कर देती है। ठीक है, कंडक्टिंग टाइम जो होता है उसको ज़्यादा कर दी है। रिड्यूस द स्लो इनवर्ड सी, जो कैल्शियम करंट होती है तो उसको क्या कर देती है, उसको स्लो कर देती है या उसको कम कर देती है। इसको क्यों कम किया जाता है, ताकि जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाए। अब फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो ये ओरली हम दे सकते हैं, ये जो है ना कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है, ये जो है ना कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें एक्सटेंसिव पोस्टमार्टम मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हो जाती है, तो इस वजह से ये ओनली 0.25 जो है ना इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है। दूसरा ये कि ये हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। मेटाबॉलिक एक्सक्रीटेड इन यूरिन है, ठीक है, यूरिन के जरिए से ये एक्सक्रीट हो जाती है, इसकी मेटाबॉलिज्म भी हो जाती है। ठीक है, जब ये मेटाबोलाइज्ड हो जाती है तो ये यूरिन के जरिए से एक्सक्रीट होती है। इसकी थेरापेटिक यूज जो है ना वो एंटी एरिथमिक, हाइपरटेंशन, एंजाइना पिक्टोरिस, ठीक है, एंड जो मिग्रेन एंड हाइपर थायराइडिज्म, जो एंजाइना पेक्टोरिस है तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये किस चीज़ को कहते हैं, तो ये हमारे साथ जो चेस्ट पेन होता है उसको कहते हैं। ठीक है, एंड हाइपर थायराइडिज्म ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो हमारे साथ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, एरिथमियास, ठीक है, अगर इसको हमने स्टॉप किया डायरेक्टली तो ये हमारे साथ एरिथमियास काज कर सकती है। सेक्सुअल इम्पेयरमेंट, जैसे कि हमने बताया कि मेल में ये जो एजुकुलेशन वगैरह है वो काज कर सकती है, उसकी मतलब इसकी एबनॉर्मलिटी काज कर देती है। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्यों होगी, जो कि क्योंकि ये हमारे साथ क्या होती है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इस वजह से होगी, अगर इसको हमने प्रोलॉन्ग यूज़ किया तो ये हमारे साथ हाइपोग्लाइसीमिया यानी जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर सकती है। अब हम बात करेंगे निडोलोल एंड थाइमोलोल की। तो निडोलोल एंड थाइमोलोल जो है ना ये हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट है, यानी बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। निडोलोल हैज़ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है निडोलोल की। ठीक है, एंड एक्शन जो है ना वो किस चीज़ पे होती है, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना उसको डिक्रीज कर देती है। दूसरा ये कि ये हमारे साथ मोर पोटेंट होती है एज कम्पेयर टू प्रोफ्रेनोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना वही आई में जो हमारे साथ जो ग्लूकोमा वगैरह होती थी तो उसकी प्रोडक्शन जो है ना जो ह्यूमरस की प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देती है, तो ग्लूकोमा के लिए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसकी वही बात है दोबारा से, ठीक है, एंड डू नॉट यूज़ साइक्लोप्लीजिया। जो साइक्लोप्लीजिया होती है, साइक्लोप्लीजिया मतलब एक पैरालाइज ऑफ द सिलेरी मसल्स ऑफ द आई। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इसकी वजह से काज नहीं हो सकती। अच्छा, इसकी फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक जो है ना वो हमारे साथ अगर इसको हम इंट्राऑक्यूलरी इसको हमने एडमिनिस्टर किया तो ये हमारे साथ तकरीबन 30 मिनट्स में ऑनसेट होगी। ठीक है, और इसकी अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की हम बात करें या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की तो ये हमारे साथ 12 to 24 आवर्स के लिए होती है। क्लिनिकल यूज़ जो है ना वो क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, वही ग्लूकोमा जो है ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, जो कि हमारे साथ जिसको हम कार्डियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, तो उसमें इसी बुटालोल, एंटीनोलोल,
बिसोफ्रोलोल एंड इसमोफ्रोलोल, इसी तरह से मिटोप्रोलोल जो है ना वो शामिल है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे साथ सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को हम कार्डियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना सेलेक्टिव इज लास्ट एट हाई डोजेस। ठीक है, ये हमारे साथ सेलेक्टिविटी इसकी लास्ट हो सकती है अगर हम इसको लास्ट हाई डोजेज में यूज़ करें। ठीक है, इसकी एक्शन क्या होती है, ये हमारे साथ जो हाइपरटेंशन होती है उसको डिक्रीज कर देती है, यानी बीपी डिक्रीज कर देती है। ठीक है, एंड इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड एंजाइना। ठीक है, अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक जो है ना इसको हम ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है ना वो जो एटेनोलोल है उसकी 6 आवर्स होती है, जबकि इसमोलोल जो है ना उसकी 10 आवर होती है। ठीक है, इसकी यूजेज जो है ना वो हमारे साथ क्लिनिकली इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सुप्रावेंट्रिकुलर डिस्रिथमिया की, यानी जो सुप्रावेंट्रिकुलर इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर डिस्रिथमिया के दौरान यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। मतलब इमरजेंसी जब सुप्रावेंट्रिकुलर डिस्रिथमिया हो जाए इमरजेंसी में, तो उस दौरान हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटी एंजाइनल यूज़ कर सकते हैं, चेस्ट पेन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है। ठीक है, जब भी हमारे साथ डायबिटिक पेशेंट आ जाए और उसको हाइपरटेंशन भी हो तो उस दौरान हम यूज़ कर सकते हैं इसको। रिसीविंग इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक पेशेंट, ये जो है ना ये हमारे साथ जो जब भी कोई पेशेंट जो कि डायबिटिक पेशेंट हो तो उस दौरान हम, और उसे हाइपरटेंशन भी हो तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, अब हमारे साथ वो ड्रग जो कि अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 2 ड्रग शामिल है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 ड्रग जो कि अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है तो उसको हम लिबिटालोल कहते हैं एंड कार्विडोलोल। ठीक है, तो जो लिबिटालोल है वो हमारे साथ अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2 एंड बीटा 2 ब्लॉकर एंड बीटा 2 एंटागोनिस्ट। कमर्शियली अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉक। ठीक है, इसके ज़रिए से हमारे साथ जो बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्टिक जो भी होती है तो उसको क्या कर देती है, ये उसको ब्लॉक कर देती है। बीटा ब्लॉकेट जो है ना इसकी जो फ्रोप्रेनालोल होती है ना वो 1/3 होती है इसकी, मतलब ये जो है ना फ्रोप्रेनालोल के अगेंस्ट ये उसकी जो मतलब तीसरे हिस्से के क्या कर देती है, उसके तीसरे हिस्से के बराबर होती है। ठीक है, इसकी फंक्शन जो है ना उससे इतना कम होता है, जबकि अल्फा के पे इसका फंक्शन जो है ना वो क्या होती है, ये 1/10 होती है। ठीक है, बीटा अल्फा जो है ना इसकी अगर हम रेशो को देख ले तो ये हमारे साथ यहाँ पे लिखा है 1.5, लेकिन ये है 5.1। ठीक है, यानी बीटा पे ज़्यादा एक्शन कर देती है जबकि जो अल्फा है उस पर कम एक्शन कर देती है। क्लिनिकली इसको हम लो डोज में यूज़ करेंगे, लाइक प्रोप्रेनालोल। ठीक है, प्रोप्रेनालोल को भी हम हाई डोज में नहीं दे सकते, हाई डोज लाइक अच्छा, अगर लो डोज में इसको यूज़ करना है तो फिर प्रोपेनालोल की तरह इसकी डोज की मैनेजमेंट हम करेंगे। ठीक है, लो डोज में, और अगर हाई डोज में यूज़ करना है तो तब हम प्रोपेनालोल प्लस ब्रिजोसिन की तरह हम इसको क्या करेंगे, हाई डोज में दे सकते हैं। पाल एंड बीपी जो है ना वो इसकी वजह से कम हो सकती है क्योंकि ये वेजोडाइलेशन कर देती है। ठीक है, क्योंकि बीटा 2 ब्लॉकर है तो इस वजह से हमारे साथ वेजोडाइलेशन काज कर देते हैं, तो इसकी वजह से सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों बीपी जो है ना वो क्या हो सकती है, पाल हो सकती है। मॉडरेटली पोटेंट ड्रग है। ठीक है, एंड यूज पर में जो हमारे साथ पी क्रोमोसाइटोमा होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे साथ जो जो हमने बताया ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि ये जो हमारे साथ रेयर कैंसर होती है। ठीक है, जो नॉन कैंसरियस ट्यूमर होता है, रेयर नॉन कैंसर ट्यूमर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पी क्रोमोसाइटोमा कहते हैं। ठीक है, एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा ड्रग है वो हमारे साथ कार्विडोलोल होती है, वो हमारे साथ बीटा 1 बीटा 2 एंड अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, और ये जो है ना ये क्या कर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, जिसकी वजह से जो वेजोडाइलेशन है वो काज हो सकती है जब अल्फा 1 ब्लॉकर को हम यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो अल्फा प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जब वेजोडाइलेशन हो जाती है तो अल्फा प्लस जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक है वो हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो इसकी यूजेस क्या क्या है कि ये हमारे साथ हाइपरटेंशन एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड
हाइपरटेंशन एंड स्पेशली प्रेपर्ड एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर, जितने भी क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट्स होते हैं या हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ कार्डियो प्रोटेक्टर। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।